सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय भैया बहनों, हमने पूर्व के वीडियो में कक्षा 7 के गणित विषय में जो पहला चैप्टर था पूर्णांक या इंटीजर, उसको हमने प्रारंभ किया था, उसको हमने समझा था। मुख्य मुख्य जो उसके नियम थे उनके गणना करने के, उनको हमने ध्यान किया था। आज इसकी हम प्रश्नावली 1.1 इसकी प्रश्नावली आज हम प्रारंभ करेंगे। इसके जो प्रश्न है उनको हम हल करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसकी प्रश्नावली 1 का पहला सवाल है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। अब संख्या रेखा की आपको जानकारी है ही पूर्व में कि संख्या रेखा पर दाईं ओर धनात्मक अंक आते हैं और बाईं ओर ऋणात्मक आते हैं। जीरो के दाहिनी ओर धनात्मक और जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक अंक आते हैं। अब इसमें एक संख्या रेखा दिखाई गई है और इसमें तापमान दिखाया गया है। कुछ नगरों का तापमान दिया गया है। हम पहले उस संख्या रेखा को समझ लेते हैं और उसके बाद में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके लिए हल करना आसान रहेगा। देखिए, ये बेंगलोर शहर का तापमान दिया गया है। तो आप देखिए, ये यहाँ पर 20 है, ये 20 है। उसके बाद में 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ ये 25 आ गया। तो बेंगलोर शहर का जो तापमान है वो है 22। एक बार आपको संख्या रेखा को पढ़ना आ गया तो उसके बाद में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके उत्तर दे सकते हैं। बेंगलोर का तापमान हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में आप देखिए, दूसरा शहर है ऊटी। तो ऊटी का तापमान क्या है? ये 10 से आगे बढ़ रहा है। 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये जो चिन्ह लगाया गया वहाँ पे है 14 हुआ। तो इसको लिखेंगे हम 14। इसके बाद में शिमला का तापमान 5 है, बिल्कुल स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में श्रीनगर का तापमान, अब देखिए ये 0 है, यहाँ ये 0 आ गया। और उसके बाद में बाईं ओर आपको पता है अंक माइनस के आते हैं और इसके दाहिनी ओर अंक आते हैं वो प्लस के आते हैं। तो हम बाईं ओर जा रहे हैं संख्या रेखा के। तो 0 के बाद में -1, -2, -3, -4 और यहाँ ये -5 आ गया। तो श्रीनगर का तापमान क्या होगा? -2। और उसके बाद में लाहौल स्पीति का, तो ये -5 है। एक एक अंक को हम गिन लेंगे, -5, -6, -7, -8। लाहौल स्पीति का हो जाएगा -8। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा को पढ़ें तो फिर इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि संख्या रेखा को पढ़ना आपको पहले भी आ गया होगा था, अब थोड़ा आपका फिर से और अभ्यास हो गया। तो चलिए, अब इस संख्या रेखा के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर की हम बात करते हैं। देखिए, इन संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। ये हमने अभी लिख दिए। और फिर उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। अब सबसे गर्म स्थान कौन सा हो गया? सबसे गर्म स्थान हो गया, इसमें सबसे गर्म स्थान हो गया है बेंगलोर। सबसे गर्म स्थान हुआ बेंगलोर। और सबसे ठंडा स्थान हो गया, ये देखिए इसमें दिया हुआ है लाहौल स्पीति। तो ये कितना आया था? -8 आया था। और ये बेंगलोर का आया था हमारा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? अब लाहौल स्पीति का तापमान है -8 और श्रीनगर का तापमान है -2। अब
अगला है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? इन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए हम आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए, तो जो अंकित स्थानों के तापमान है वो बेंगलोर का हो गया है, बंगलोर का हो गया है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, बेंगलोर का हो गया है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, बेंगलोर का 22, और श्रीनगर का -2, लाहौल स्पीति -8, ऊटी 14 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सबसे गर्म स्थान बेंगलोर का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे ठंडे स्थान लाहौल स्पीति का -8 डिग्री। अब अंतर इसमें पूछा है, तो अंतर क्या हो गया? 22 डिग्री सेंटीग्रेड और -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अंतर हो गया इसमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड कैसा हो गया? क्योंकि 22 डिग्री तो ये प्लस के हो गए और माइनस के हो गए 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अंतर के लिए आपको पता है, जब माइनस करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये अंतर हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अंतर हो गया -2 डिग्री और -8, तो ये हो गया 6 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया 5 और -2 का योग हो गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस के। शिमला का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 3 डिग्री सेंटीग्रेड ये छोटा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से, अतः शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। अब श्रीनगर का तापमान हो गया -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम नहीं है। अब इसका प्रश्न नंबर 2, किसी प्रश्नोत्तरी में, अब आप इसमें ध्यान रखिए जितने भी इसमें जो प्रश्न आ रहे हैं उनका जो हमारे गणना करने के नियम थे कि माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस होगा, इस नियमों के आधार पर ही इन सबके जोड़ और जो घटाव वो हो रहे हैं। तो किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्कर यानी राउंड्स में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, अब आप इसमें ध्यान रखिए आगे कोई चिन्ह नहीं बोल रहे हैं तो वो प्लस का ही है, 25, फिर -5, फिर -10, फिर 15 और अंत में 10। ये उनको जैक को 5 राउंड में इस प्रकार से अंक मिले। अब हमें बताना है कि उसके अंकों का कुल योग कितना था। चलिए अब देखिए, जैक ने जो अंक प्राप्त किए हैं 25, -5, -10, 15 और 10। अब अंकों का योग क्या होगा? देखिए, प्लस प्लस के अंक जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, फिर उसमें आराम से अंतर आ जाएगा। तो उसको अंक मिले 25 और प्लस 15 40, प्लस 10 50। 50 अंक तो उसको मिले प्लस के, और माइनस के अंक मिले उसको -5 और -10। तो माइनस माइनस के अंक 15 हो गए माइनस के, और प्लस के हो गए 50। तो इसमें से 25 - 15 + 25, तो योग आ गया इसका 35। तो उसके अंकों का कुल योग 35 था। अब अगला प्रश्न है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? फिर बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान क्या था? तो देखिए, सोमवार को तापमान था -5 डिग्री सेंटीग्रेड और मंगलवार को श्रीनगर के तापमान में कमी आई 2 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो मंगलवार को तापमान हो गया उसका
-5 तो था ही, तो उसमें कमी हो रही है, माइनस में कमी आई है, तो 2 डिग्री और नीचे जाएगा वो, तो -5 और -2 हो गए -7 डिग्री। और बुधवार को तापमान में बढ़ोतरी हुई 4 डिग्री सेंटीग्रेड की। इसका मतलब माइनस का तापमान बढ़ा है, तो -7 डिग्री था, तो उसका 4 डिग्री तापक्रम बढ़ा है, इसका मतलब 4 डिग्री तापक्रम उसका माइनस का घट गया, तो -7 + 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तापक्रम हो गया -3 डिग्री सेंटीग्रेड। अतः मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री सेंटीग्रेड था और बुधवार को था -3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसका। एक हवाई जहाज समुद्र से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। अब ये चित्र की तरफ आप ध्यान कीजिए। ये ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है और ये पनडुब्बी है। अब देखिए इसमें जो प्रश्न है वो समुद्र तल को बीच में लेकर है। इसने कहा है कि हवाई जहाज तो समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। अब ये समुद्र तल है, देखिए। अब समुद्र तल को हमने यहाँ पे संख्या रेखा के आधार पे 0 मान लिया। ये हमने संख्या रेखा बना ली है। अब ये 0 इस संख्या रेखा कर मध्य में है। अब इससे ऊपर की तरफ यहाँ तो हवाई जहाज उड़ रहा है और ये जो नीचे उसमें पनडुब्बी है वो नीचे की तरफ है, यानी ये 0 से नीचे की तरफ है। अब यानी कि 0 से बाईं ओर संख्या रेखा पे तो ये हवाई जहाज की दूरी है 5000 मीटर और संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर पनडुब्बी की दूरी है 1200 मीटर। तो ये 1200 मीटर माइनस की तरफ हो गए और 5000 मीटर प्लस की तरफ हो गए। अब देखिए सवाल को हल करते हैं और पूछा ये है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। अब हमें दूरी कहाँ की देखनी है, ये जो यहाँ पर पनडुब्बी की 1200 मीटर की लाइन है, तो हमें यह दूरी देखनी है। ये दूरी है ना, जो ये दूरी हमने देखी है कितनी है। तो इस सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। हवाई जहाज की समुद्र तल से दूरी 5000 मीटर और पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई 1200 मीटर सवाल में दिया हुआ ही है। फिर पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, तो ऊर्ध्वाधर दूरी हो गई 5000 मीटर और प्लस 1200 मीटर, यानी 6200 मीटर की दूरी दोनों के बीच में हो गई। अतः पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी हुई, 6200 मीटर या 6200 मीटर। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते से निकली गई राशि को ऋणात्मक संख्या में निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे, और निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि भी ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल को इसको हल करते हैं। खाते में जमा की गई राशि 2000 और खाते से निकाली गई राशि 1642 रुपये। अब निकासी के पश्चात खाते में शेष राशि होगी 2000 माइनस 1642 बराबर 358। अतः निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि होगी 358 रुपये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक जाती है और 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाए तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे, और बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किसी पूर्णांक से निरूपित किस प्रकार से करोगे। चलिए सवाल को हम हल करते हैं। और देखिए अब ये संख्या रेखा हमारे सामने है। ये संख्या रेखा, ये पूर्व है और ये पश्चिम है।
ये बीच में शून्य आ गया। अब संख्या रेखा के अनुसार यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाए, यानी इस तरफ हम इसको धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाएगा। ये ऋणात्मक से निरूपित किया जाएगा। अब बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी 20 किलोमीटर है। यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है। इसके बीच की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी है 20 किलोमीटर। और बिंदु बी से सी की दूरी 30 किलोमीटर है। अब यह बिंदु बी है और यह बिंदु सी है, इसकी दूरी है 30 किलोमीटर। अब बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी कितनी होगी? तो यह दूरी होगी 20 - 30 बराबर -10 किलोमीटर। अतः रीता की अंतिम स्थिति बिंदु ए से बिंदु सी तक पूर्णांक हम -10 पर निरूपित करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये यहाँ हमने इसको 20 पे शो किया है, तो ये इस तरफ माइनस में आएंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा, ये -10 आ जाएगा। तो अंतिम रूप से उसको -10 से निरूपित करेंगे। 7वां प्रश्न है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं को योग समान होता है। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? अब आप इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये इस प्रकार से जो खड़े हैं वो तो है स्तंभ, और इस प्रकार से है वो है पंक्ति है, और ये जो तिरछा है इस प्रकार से, अब जैसे इसमें ये है, ये हो गया विकर्ण। अब ये है स्तंभ, ये पंक्ति है और ये है विकर्ण। इस बात को आपको समझना है। अब इसमें कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? दोनों में से पहला और दूसरा दिया हुआ है। तो देखिए, पंक्तियों में संख्याओं का योग, स्तंभों में संख्याओं का योग, ये पहले का हमें निकालना पड़ेगा। अब पहले में पंक्तियों में संख्याओं का योग होता है 0 0। ये -5, ये +5 0, और ये 7 प्लस के -5 - 2 ये भी 0 हो गया, और ये भी 3 और 3 ये भी 0 हो गया। अब स्तंभ में संख्याओं का योग होता है, स्तंभ में संख्याओं का हो गया, ये भी 0 हो गया, और -1 में ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, -4 - 3 7, और ये 7 हो गया। अब विकर्ण में संख्याओं का योग, अब विकर्ण इसके 2 बनेंगे, तो ये हो गया -3 - 2 5, और ये 5, ये 0 हो गया। इधर हो गया -4 और ये यहाँ -2, अब इसका योग हो गया -6। अब इस वर्ग में प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं में योग समान नहीं है, अतः यह वर्ग एक मायावी वर्ग नहीं है। मायावी वर्ग इसको तब मानते जब इसमें सबका योग 0 होता। अब देखिए दूसरे को चेक करते हैं हम। अब दूसरे में जो पंक्तियों का योग है वो पहली पंक्ति का -9 है, दूसरी का -9 है, तीसरी का -9, और स्तंभों का योग -9 -9 -9, और इसमें जो विकर्ण का योग है वो भी -9 और -9 है। अतः जो वर्ग दूसरा है यह एक मायावी वर्ग है, इसको हम मायावी वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, ये सही है, पहला मायावी वर्ग नहीं है। इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं।